नागरिकता। और बच्चों ठीक हो? आज संविधान पढ़ाते हैं तुम लोग को। संविधान में तुम लोग को संविधान सभा और विदेशी स्रोत तुम लोग को पढ़ाए थे, ठीक है ना। आज पढ़ाएंगे नागरिकता। नागरिकता तुम लोग को पढ़ाए हैं और तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो हमसे। नागरिकता, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता 5 प्रकार से दी जाती है, तुम लोग को बताए थे। जन्म से, वंश से, देशीकरण, पंजीकरण और भूमि विस्तार। लेकिन आज थोड़ा सा देते हैं, ठीक है ना, डीप एकदम देते हैं, एकदम अच्छे से कवर करो, एकदम अच्छे से समझो। नागरिकता अगर आज समझ लिए फिर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, ठीक है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो और नागरिकता पढ़ाते हैं, ठीक। चलो देखो फिर बात करते हैं नागरिकता। सिटीजनशिप भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। व्हाट इज सिटीजनशिप? नागरिकता का शाब्दिक अर्थ, ध्यान देना, नागरिकता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नागरिकता का शाब्दिक अर्थ, नागरिकता का शाब्दिक अर्थ होता है नगर का निवासी, ठीक है। नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी राज्य का सदस्य, नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी राज्य का सदस्य हो, जिसे राज्य की ओर से सामाजिक राजनीतिक लाभ प्राप्त हो, अधिकार प्राप्त हो, और जो राष्ट्र के प्रति निष्ठावान हो, ठीक है। प्रत्येक राज्य में वयस्क और अवयस्क 2 प्रकार के नागरिक होते हैं। वयस्क का मतलब होता है 18 वर्ष आयु जो पूर्ण कर चुका हो, जो मतदान देने योग्य हो, और अवयस्क जो 18 वर्ष से आयु पूरी ना किया हो, ठीक है। तो इस दोनों में अंतर क्या होता है? देखो, नागरिकता का अधिकार तो सबको है, लेकिन वयस्क जो मताधिकार, वयस्क जो होते हैं नागरिक, उनको सामाजिक अधिकार भी मिलता है और राजनीतिक अधिकार भी मिलता है, जबकि अवयस्क जो नागरिक होते हैं, जो 18 वर्ष से कम होते हैं, उनको केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होता है, राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। आगे देखना, एक और चीज बताना चाहते हैं तुम लोग को, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, देखो ये मैं क्यों लिखा हूं, तुम ही लोग के लिए लिखता हूं कि तुम लोग उसको उतार लो अच्छे से, ठीक है। एक बड़ा अच्छा चीज बता रहा हूं, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989 मार्च 1989 में यह हुआ कि मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। यानी 1989 से पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी। तो हमारे यहाँ वयस्क और अवयस्क का डिफिनेशन क्या था? 21 से पहले अवयस्क और 21 के बाद वयस्क। लेकिन 61वां संविधान संशोधन मार्च 1989 से हमारे यहाँ 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क और 18 से जो ऊपर है वो वयस्क, ठीक है। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में के बीच नागरिकता के संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। यह ब्रिटेन से लिया गया है और नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, एक चीज तुम लोग और बताना चाहते हैं, जैसे दोहरी नागरिकता और एकल नागरिकता। हमारे देश की नागरिकता एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन से ली गई है, एकल नागरिकता। ध्यान देना, जैसे वो तुम लोग को वी नागरिक पढ़ाए थे, जिला, जिला के बाद राज्य और राज्य के बाद देश। तो देखो, एकल नागरिकता, देश एकल नागरिकता, भारत और ब्रिटेन, यहां पर केवल एक नागरिकता होती है जो देश की नागरिकता होती है। चाहे आप किसी राज्य में निवास कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, झारखंड में, कहीं के भी हो, लेकिन आपकी नागरिकता एक मानी जाएगी और वो नागरिकता एकल नागरिकता होती है। और भारत, ब्रिटेन। दोहरी नागरिकता किसे कहते हैं? दोहरी नागरिकता मतलब जैसे अमेरिका, अमेरिका में 50 प्रांत है, वहां पर क्या है, राज्यों की भी अलग नागरिकता है और देश की भी अलग नागरिकता है। तो एक ही देश में 2 नागरिकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दोहरी नागरिकता। इसका उदाहरण अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक बड़ा अच्छा टॉपिक मिला तुम समझाते हैं, अधिवास और निवास, ठीक है। अधिवास और निवास, ध्यान देना, नागरिकता प्राप्ति के लिए अधिवास आवश्यक तत्व माना जाता है। नागरिकता प्राप्ति के लिए अधिवास जो है आवश्यक तत्व माना जाता है। अब ये अधिवास होता क्या है? देखो, अधिवास का तात्पर्य स्थायी घर या स्थान से होता है, जहां व्यक्ति का इरादा स्थायी रूप से और अनिश्चित काल तक निवास करने का होता है। अधिवास और निवास में अंतर देखो क्या है। निवास किसी स्थान पर किसी व्यक्ति के रहने के कारण वो उसका निवास हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति आकर कहीं रहने लगता है तो पूछता है हम यहाँ के निवास रहते हैं। लेकिन अधिवास के मतलब क्या होता है कि वो निवास के साथ साथ उसका स्थायी घर हो, उसे अधिवास कहते हैं, ठीक है। फिर से ध्यान सुनना, निवास जो आदमी किसी जगह पर रह रहा है तो वो उसका निवास है, लेकिन अधिवास किसे कहते हैं? निवास के साथ साथ उसका वहां पर स्थायी घर हो, उसे क्या कहते हैं? अधिवास, ठीक है। अब आगे देखो, अधिवास 2 प्रकार के होते हैं, मूल अधिवास और अर्जित अधिवास, ठीक है ना।
कानून प्रत्येक व्यक्ति को जन्म होने पर उसे कानून प्रति व्यक्ति को जन्म होने पर उसे अधिवास प्रदान करता है, उसे मूल अधिवास कहते हैं। और अर्जित अधिवास, जैसे कोई भी वयस्क व्यक्ति का जन्म कहीं और हुआ, मूल अधिवास त्याग कर किसी दूसरे जगह, जैसे मान लो यूपी का है, छोड़कर कहाँ चला गया, बिहार, और यहाँ की संपत्ति को छोड़कर फिर वहां पे संपत्ति अर्जित कर लिया। तो ध्यान देना, कोई वैसा व्यक्ति जब मूल अधिवास त्याग करके नया अधिवास ग्रहण करता है तो उसे अर्जित अधिवास करते हैं, यानी नया अधिवास अर्जित अधिवास करते हैं। ठीक है, तो मूल अधिवास जहां पे उसका जन्म हुआ हो, जो स्थायी हो, और अर्जित अधिवास जहां पर वैश्विक व्यक्ति जो बसा। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एंग्लो इंडियन पे बड़ा क्वेश्चन आते हैं। एंग्लो इंडियन तुम लोग जानते हो, संविधान में पढ़ा है तुम लोग को, 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अनुच्छेद 331 एंग्लो इंडियन का आशय ऐसे व्यक्तियों से है, ठीक है, जिनके माता पिता मतलब माता पिता में से कोई एक भारतीय और यूरोपीय, मतलब मां भारतीय तो पिता यूरोपीय, पिता भारतीय तो माता यूरोपीय हो। 15 अगस्त 1947 को भारत से अंग्रेज चले गए और जो रह गए वो क्या कहलाए, एंग्लो इंडियन कहलाए। तो एंग्लो इंडियन का ये डिफिनीशन है कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए और हमारे ऊपर हुकूमत की है, और जब वो 15 अगस्त 1947 के बाद वो देश होकर चले गए, तो उनके साथ जितने लोग भी आए थे, उसमें से कुछ लोग यहाँ रुक गए। मान लो कोई लड़की रुक गई तो यहाँ के पुरुष से शादी कर ली, तो उससे जो बच्चा उत्पन्न हुआ वो एंग्लो इंडियन। कोई पुरुष यहाँ अंग्रेज रुक गया, यहाँ की औरत से शादी कर लिया, तो उसका जो बच्चा हुआ वो भी एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो ये है एंग्लो इंडियन। अब हम आगे बात करते हैं, अब इसका डिफिनेशन तुम लोग समझाते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। और बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे थे एक जगह, महात्मा गांधी का वो पढ़ रहे थे, तो हमको याद आया और उसमें निकला कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्यों 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। अब बात करेंगे भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। तुम लोग को पढ़ाया था अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 नागरिकता का अधिकार, अनुच्छेद 6 ऐसे पाकिस्तानी जो भारत की नागरिकता चाहते हैं, 7 ऐसे भारतीय जो पाकिस्तान की नागरिकता चाहते हैं, 5, 6, 7, 8 ऐसे भारतीय जो विदेश की नागरिकता चाहते हैं, 9 ऐसे विदेशी जो भारत की नागरिकता चाहते हैं, 10 नागरिकता का अधिकार, और 11 विधि के अनुसार अधिकार। ये एक मैंने एक लाइन में बताया था, और इसका थोड़ा सा डिफिनेशन देते हैं, थोड़ा अच्छे से समझना। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अब संविधान जब बना उस समय नागरिकता का डिफिनेशन क्या था और तुरंत नागरिक कैसे बनाया गया, सुनना। जो संविधान प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो, इसीलिए मैंने समझाया अधिवास और निवास के बारे में। मामूली तौर पर निवासी रहा, अगर संविधान बनने से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले अगर वो 5 वर्ष तक भारत में निवास कर रहा हो तो उसे नागरिकता दी जाएगी अनुच्छेद 5 के तहत। जो भारत में अधिवास हो, या भारत में जिसका स्थायी घर हो, या जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्म हुआ हो, ये 3 कैटेगरी के लोग थे जिनको अनुच्छेद 5 के तहत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 5 के तहत वो 3 कैसे थे, फिर से ध्यान देना। किसी के माता पिता किसी भारत में जन्म हुआ हो, या उसका भारत में अधिवास हो, या वो 5 वर्षों से भारत में निवास कर। अनुच्छेद 6 तो इसी को हम बोलते हैं अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जब 3 जून 1947 को देश का बंटवारा हुआ था तो अनाउंसमेंट होता था कि ऐसे भारतीय जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं पाकिस्तान चले जाएं, और ऐसे पाकिस्तानी जो भारत आना चाहते हैं वो भारत आ जाएं। ये अनाउंसमेंट चला था, लोग आते जाते थे, तो उसी का तहत अनुच्छेद बने। जैसे अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। पहला, जैसे 19 जुलाई 1948, ध्यान देना 19 जुलाई 1948 के पूर्व, यानी इससे पहले भारत आकर अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, कोई पाकिस्तानी है, लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आकर रह रहा है तो उसे अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता मिलेगी।
दूसरी, संविधान लागू होने से पूर्व, अगर ये डेट है, या संविधान लागू होने से पूर्व भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराया हो। संविधान लागू कब हुआ? 26/1950। उससे पहले अगर मान लो इससे पहले नहीं आया, 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत में रहा हो, ठीक। अगर इसके बाद आता है तो उसको 26 जनवरी 1950 से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य है। या तीसरा, माता पिता में से किसी का जन्म अविभाजित, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, अविभाजित भारत में हुआ हो, तो इस कंडीशन में अनुच्छेद 6 के तहत भारत में उसको ऐसे पाकिस्तानियों को नागरिकता दी जाती। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। और ध्यान देना, अनुच्छेद 4 को इससे नागरिकता छीनी भी जाती है, नागरिकता खत्म भी की जाती है। ऐसे व्यक्ति को जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त भी की जाती है। तो पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अब यहाँ पे अधिकार दिया तो एक चीज हम समझाते हैं तुम लोग। जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद, ध्यान देना, भारत के राज्य क्षेत्र, पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में चला गया, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, ठीक है। लेकिन परंतु यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में जाने के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में स्थायी रूप से बसने के लिए लौट आता है, मतलब गया और फिर वहां से सारी संपत्ति अपने हटाकर फिर वो निश्चय किया कि नहीं मुझे इंडिया में ही बसना है, तो फिर वो फिर दोबारा आ गए, लौट आया, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर अनुच्छेद 6 की बातें लागू होंगी। अनुच्छेद 6 यानी उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। यानी जैसे भी मैंने बताया, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले, उसी तरह 7 क्या होता है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले। तो 8 है विदेश से भारत आने वाले, यानी भारतीय मूल का कोई व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता चाहता है उसके लिए। यदि किसी व्यक्ति के माता पिता, तो पितामह या मातामह, ये बड़ा अच्छा चीज बता रहा है, पितामह यानी पिता से वंश जो हो, मातामह यानी माता से जो वंश हो, इसीलिए कहते हैं उसको हम मूल। किसी व्यक्ति के माता पिता अथवा पितामह या मातामही में से कोई भारत में जन्मा था और जो भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा है, वो भारत को नागरिकता प्राप्त कर सकता है अनुच्छेद 8 के तहत। अनुच्छेद 9, अब जब बताया तो विदेशी भारत आएगा तो नागरिकता मिल जाएगी, और 9 के तहत जो भारतीय विदेश जाकर नागरिकता समाप्त हो जाएगी उसकी। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति की नागरिकता ना होना। जब आप दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करेंगे तो स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे तो हमारी नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो एकल नागरिकता है, आप दूसरे का लीजिए, हम यहाँ काट देंगे। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना, विधि द्वारा। इस पर अच्छा क्वेश्चन होता है। इसके अंतर्गत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, और इसके प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया, ठीक है। तो ये थे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पढ़िए, ये पढ़ा है आपको। अब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत हमें 5 तरह से नागरिकता प्रदान की जाती है। आप उस 5 में से किसी तरह से भी नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। पहला है जन्म द्वारा नागरिकता। जन्म द्वारा नागरिकता क्या होता है? जन्म द्वारा नागरिकता मतलब होता है कि आप इस धरती पर जन्म, भारत के भूभाग पर जन्म लिए, स्वतः ही नागरिकता मिल गई, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, भारत का नागरिक 2650 या मतलब उस दिन या उसके बाद भारत में हुआ हो, तो उसको स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। और अच्छी चीज बता रहा है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, और इसमें जब संशोधन हुआ, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में संशोधन हुआ, तो उसमें अनुसार जब भारत में जन्म लेने वाले केवल उन्हीं व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिर से बताते हैं। जन्म द्वारा नागरिकता देखो क्या होता है, किसी व्यक्ति का जन्म इस धरती पे हुआ, उसे स्वतः नागरिकता मिल गई। 26 जनवरी 1950 के बाद किसी व्यक्ति का इस भारत के भूभाग पे हुआ, उसको स्वतः नागरिकता मिल गई। लेकिन इस पर संशोधन क्यों हुआ? भारतीय नागरिकता संशोधन 1986 क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जब यहाँ पर कोई भी पैदा हुआ उसको नागरिकता मिल जाती है। मान लो मैं समझा भी था तुम लोगों को, कोई बाहरी 2 कपल अगर आ जाते हैं इंडिया में, और इंडिया में आने के बाद उनका बच्चा यहीं पैदा हो जाता है, तो उनका बच्चा तो इस धरती पैदा हो गया, तो नागरिक तो हो गया। लेकिन वो दोनों तो विदेशी है, बच्चा तो विदेशी है, लेकिन यहाँ जन्म हुआ तो नागरिक होगा। इसीलिए इसको संशोधन किया गया और कहा गया कि दोनों में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, या तो वो अपने बाबा घर पैदा हो या तो अपने नाना घर पैदा हो, ठीक है। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर वंश परंपरा, जन्म के बाद वंश होता है, वंश परंपरा के द्वारा सुनो, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा
यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, जन्म के समय। अब जैसे तुम लोग देखते होगे, तुम कहीं भी हो लेकिन तुम्हारा जहाँ गांव है वहाँ तुम्हारा मतदान केंद्र होता है, यानी तुम्हारा निवास वही माना जाता है। उसी तरह क्या होता है ना कि वंश क्या होता है, आपका जन्म 2650 के बाद भारत के बाहर कहीं भी हुआ हो, भारत के बाहर आपका कहीं भी हुआ हो, लेकिन जिस समय आपका जन्म हुआ हो उस समय अगर माता पिता में से कोई एक भारतीय है तो आपको भारत की नागरिकता वंश के आधार पर मिल जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, इसमें उसमें 86 हुआ था, इसमें 92। नागरिकता संशोधन 1992 के अनुसार माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान सम्मिलित किया गया। अब माता को सम्मिलित किया गया, यानी ध्यान दीजिएगा, जो वंश परंपरा था उसमें केवल पिता थे। किसी भी व्यक्ति का जन्म 2650 के बाद भारत के बाहर कहीं भी होता है, लेकिन जन्म समय अगर उसके पिता भारत के नागरिक हैं तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन संशोधन किया गया, अब पिता के साथ साथ माता को भी जोड़ा गया, किसमें? नागरिकता संशोधन 1992। ठीक है। तीसरा, देशीकरण के द्वारा नागरिकता। देशीकरण, हम लोग कहते हैं देशी है, देशीकरण के द्वारा नागरिकता क्या होता है? देखो, देशीकरण के द्वारा नागरिकता का मतलब तात्पर्य ये होता है, समझना बात को, कोई भी विदेशी व्यक्ति जो वयस्क हो, वो भारत में है, भारत में निवास कर रहा हो, भारत में निवास करते वहां नागरिकता चाहता हो, तो उसे देशीकरण के द्वारा होता है। कैसे? तो देखो, कोई भी विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है परंतु राष्ट्रमंडल देशों का निवासी ना हो और भारतीय मूल का ना, भारतीय मूल का नहीं होना चाहिए, तब तो फिर पंजीकरण चला जाएगा, राष्ट्रमंडल पंजीकरण चला जाएगा। ये देशीकरण की बात बता रहा है ना, वो राष्ट्रमंडल का हो। ये राष्ट्रमंडल देश क्या होता है बहुत पहले तो लोग समझाए थे। ब्रिटेन ने जिन जिन देशों को गुलाम बनाया था उनके समूह को राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रमंडल देश और भारतीय मूल के जो नागरिक व्यक्ति हैं उनको छोड़कर कोई भी विदेशी व्यक्ति जो वयस्क हो, राष्ट्रमंडल देश का निवासी ना हो, ना ही भारतीय मूल का हो, तथा 5 वर्षों से भारत में रह रहा और भारत सरकार के देशीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना। अगर 5 वर्ष तक भारत में निवास कर रहा हो वो भारत सरकार के देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत का नागरिक बन सकता है। इसमें भी संशोधन होगा। संशोधन क्या हुआ? भारतीय नागरिकता संशोधन 1986। भारतीय नागरिकता संशोधन 1986 में ये कहा गया कि देशीकरण में 5 वर्ष को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10 वर्ष कर दिया गया। अब 5 वर्ष नहीं, अब 10 वर्ष तक कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पर रहेगा तब उसको देशीकरण के माध्यम से नागरिकता मिलेगी। ठीक है बेटा, तो समझ में आया? चलिए पढ़ाते हैं। अंकित फोटो खींच लो। हाँ देखिए, तो ये हम आपको बता दिए देशीकरण द्वारा नागरिकता। अब बात करेंगे पंजीकरण द्वारा नागरिकता। ध्यान देगा, पंजीकरण द्वारा नागरिकता क्या होता है? वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने के बाद 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो तो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता पा सकता है। कौन कौन पा सकता है? देखिएगा, भारतीय मूल के लोग जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो, अविभाज्य भारत के बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो, और कोई बाहरी व्यक्ति है जो किसी दूसरे देश में निवास कर रहा हो, अविभाज्य भारत में निवास कर, लेकिन भारतीय मूल का होना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ तुम लोग बताया था देशीकरण के माध्यम से कि पंजीकरण और भारतीय मूल के व्यक्ति को छोड़कर विदेशी व्यक्ति देशीकरण के माध्यम से। तो तुम एक बार दिमाग में रख लेना कि कोई भी राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य हो या भारतीय मूल का हो, वो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता पाएगा। और पंजीकरण के माध्यम से कितने? कम से कम 5 वर्ष उसको भारत में निवास करना पड़ेगा। वह भारतीय मूल के लोग जो अविभाज्य भारत में के बाहर किसी देश में निवास कर रहा हो, राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहा है, वे स्त्रियां जो भारतीय नागरिकों से विवाह कर चुकी हैं, विदेश की औरत है, महिला है, भारत के पुरुष से शादी करेगी तो उसका मायके ससुराल हो जाएगा, तो उसका घर हो जाएगा, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। किसके माध्यम से? पंजीकरण के माध्यम से। और भारतीय नागरिकों अवयस्क बच्चे, ठीक है, नाबालिग बच्चे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अंतर्गत पंजीकरण प्रार्थना पत्र की तिथि 6 महीने से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई। यह दोनों क्वेश्चन एकदम दिमाग में याद होना चाहिए। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत देशीकरण को 5 वर्ष से 10 वर्ष किया गया और पंजीकरण को 6 महीने से 5 वर्ष किया। ठीक है। पांचवा होता है भू विस्तार, जैसे बोलते हैं ना, जन्म से, वंश से, देशीकरण, पंजीकरण, भू विस्तार, कोई भू विस्तार। अर्जित भूभाग के विलय द्वारा नागरिकता। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया था, किसी नए भूभाग को भारत, अब जैसे मान लो तुम कोई जमीन खरीदे तो जमीन में जो पेड़ है वो किसका होगा? तुम्हारा ही होगा। वही चीज, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति स्वतः ही भारत के नागरिकता प्राप्त होती है। उदाहरण देख लो,
3 बीघा कॉरिडोर मैंने बताया था, बांग्लादेश वाला भी बताया था। जैसे गोवा, दमन दीव, सिक्किम, पुडुचेरी राज्य क्षेत्र जब भारत में विलय किया गया, गोवा पुर्तगाली, पुडुचेरी फ्रांसीसी, ये सब उन्हीं का अधिकार था। राज्य क्षेत्रों का जब भारत में विलय किया गया तब वहां आदिवासी लोगों को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे 5 भारतीय नागरिकता के प्रकार, जो 5 आधार थे जिससे तुमको नागरिकता मिलती है। अनुच्छेद 5 से 11 तुमको पढ़ा दिए। ठीक है, ठीक है। चलो अब आओ, भारत की नागरिकता समाप्ति। नागरिकता समाप्त कैसे होती है? तो 3, 4, 5 तुम लोग बताए थे, लेकिन आज समझाते हैं। नागरिकता की समाप्ति, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता समाप्ति के भी 3 आधार हैं। 1955 के अधिनियम का तो 5 तरह से नागरिकता दी जाती है, लेकिन समाप्ति के भी 3 आधार हैं। पहला नागरिकता का परित्याग, दूसरा बर्खास्तगी, और तीसरा मैंने यहां लिखा है वंचित किए जाने पर। तो पहला हम पढ़ेंगे नागरिकता का परित्याग। परित्याग का मतलब क्या होता है? हम नहीं खाएंगे, मतलब वो छोड़ दिया, यानी कोई कहा हम इंडिया में नहीं रहेंगे, परित्याग कर दिया। पूर्ण आयु, यानी लेकिन वो वयस्क होना चाहिए। पूर्ण आयु का कोई भी भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता के त्याग करने की घोषणा कर सकता है। स्वीकृति दे दी जाएगी, ठीक है तो मैंने इंडिया में रहना है, जाओ, नागरिकता का परित्याग कर दिया। लेकिन इसमें बड़ा अच्छा चीज बताएंगे, अगर ऐसे व्यक्ति घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक सकती है। अगर देश में युद्ध चल रहा हो तो आप नागरिकता का परित्याग नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा बर्खास्तगी, एक तो तुमने खुद त्याग दिया, दूसरा मैंने बर्खास्त कर दिया, भारत सरकार ने उसको बर्खास्त कर दिया। जैसे किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की जब नागरिकता है, हमने बताया ना हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, जैसे वो किसी दूसरे देश की नागरिक रहती है यहाँ से उसकी बर्खास्तगी कर दी जाएगी। अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और तीसरा मैंने बताया वंचित किए जाने पर, यहाँ पर वंचित का मतलब छीन लिया जाता है। ये नागरिकता के नागरिक के समान नहीं है, इससे छीन लिया जाता है। जैसे युद्ध के समय शत्रु की सहायता करने वाले व्यक्ति, अब युद्ध हो रहा है उसमें शत्रु को सहायता करोगे तो नागरिकता छीन ली जाएगी। देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिक प्राप्ति, देशीकरण या पंजीकरण ये ध्यान रखना, देशीकरण 10 वर्ष, पंजीकरण 5 वर्ष। देशीकरण या पंजीकरण द्वारा मैंने पढ़ा है नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के अंदर, ये देखो दूसरा चीज है, देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा देने पर, अगर ऐसा व्यक्ति जिनको पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दी गई है, अगर ये 5 वर्ष के अंदर जब नागरिकता इनको दी गई उसके 5 वर्ष के अंतर्गत अगर किसी दूसरे देश में इनको 2 साल का सजा कर देती है तो इनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारतीय स्त्री जो विदेशी पुरुष के साथ विवाह करता है, जिस प्रकार मैंने तुम्हें बताया था पंजीकरण के माध्यम से कोई विदेशी महिला भारतीय से शादी करेगी तो स्वतः उसको नागरिकता मिल जाएगी, उसी प्रकार हमारे यहाँ की महिला अगर किसी दूसरे पुरुष से शादी करेगी तो फिर वहां चली जाएगी तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से यानी झूठे तथ्यों का प्रयोग करके नागरिकता प्राप्त करने हेतु वास्तविक तथ्य छिपाएगा, सिंपल सी बात है। अब नागरिकता का जो आधार है या पंजीकरण के माध्यम से या देशीकरण से तथ्य को छुपाकर पेश किया हो, ठीक है, उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। भारत के संविधान के प्रति अनादर अनिष्ठा के व्यक्ति, और अगर मैं बताया था ना संविधान में बताया था ना संविधान की सर्वोच्च, हमारा संविधान सर्वोच्च है, जो संविधान की निष्ठा का पालन नहीं करेगा और क्या कहता है अनादर करेगा उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर हो, और जो व्यक्ति लगातार 7 वर्षों इंडिया से बाहर रहेगा उसको नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। तो ये समाप्त करने वाले हमारे थे। ओके बेटा, अब हम बताएंगे तुम लोग को भारतीय मूल की श्रेणियां। भारतीय मूल की श्रेणियां, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको थोड़ा समझना अच्छे से। भारतीय मूल की श्रेणियां, भारतीय मूल की 3 श्रेणियां हैं। नहीं कहते भारतीय मूल के बच्चे, यानी विदेशों में जो लोग रहते कहते हैं हम भारतीय मूल के हैं, ठीक है ना। जैसे उसका एक सिस्टम समझ लो, जैसे मुंबई में कोई व्यक्ति कमाने जाता है बिहार का, लेकिन वहां जाने पर मुंबई के लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो बिहारी है। उसी तरह भारतीय जब कहीं भी विदेश में कहीं भी निवास करते हैं, लेकिन वहां के लोग क्या कहते हैं, अरे ये इंडियन मूल का है, ठीक है ना, वही चीज है। तो भारतीय मूल की श्रेणियां हैं अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति, और तीसरा होता है भारत के समुद्र पारीय नागरिक। तो अनिवासी भारतीय को कहते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी एनआरआई। भारतीय मूल के व्यक्ति को कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ठीक है, पीआई। और भारत के समुद्र पारी नागरिक कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीए, ठीक है, एनआरआई। हम लोग बताते हैं एनआरआई है ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन, ध्यान देना 182 दिन उससे अधिक समयावधि तक विदेशों में रहते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, एनआरआई कहलाते हैं, ठीक। भारत सरकार द्वारा 2001 में
एक अधिसूचना जारी करके एनआरआई को भारत में मतदान के रूप में पंजीकृत कराने हेतु, ध्यान देना, सुविधा प्रदान की गई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन इस पे भी आया था। भारत सरकार द्वारा 2001 में अधिसूचना जारी करते हुए एनआरआई को भारत में मतदान के रूप में पंजीकरण कराते हुए एक सुविधा प्रदान की गई है। फार्म 6A के माध्यम से मतदान आवेदन करके मतदान सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सकता है। यानी एनआरआई जो होते हैं वो फार्म 6A भरकर मतदान सूची में अपना नाम सम्मिलित करा सकते हैं। दूसरा, पीआईओ, भारतीय मूल के व्यक्ति, वे व्यक्ति जो स्वयं अथवा जिनके पूर्वज मतलब पूर्वज माता से या पिता से पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे, लेकिन वर्तमान में ये लोग किसी दूसरे देश में नागरिक बन गए हैं। ऐसे व्यक्ति जो, ध्यान रखना, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यानी ये 7 देश जो भारत के सीमावर्ती हैं, इन 7 को छोड़कर नागरिकत्व कभी रहे थे, वे भारतीय मूल के व्यक्ति नहीं शामिल होंगे। भारतीय मूल का मतलब होता है ना कि कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर है, लेकिन उसके माता पिता या उसके पूर्वज यहाँ के निवासी हो तो भारतीय मूल कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्या कर रहा है, इसके अंतर्गत उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन भारत के सीमावर्ती देशों को छोड़कर। अब एक पीआईओ कार्ड बना। 15 सितंबर 2002 में भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भारतवंशी कार्ड की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस कार्ड से निम्न सुविधाएं प्रदान हुई, पीआईओ कार्ड से निम्न सुविधाएं प्रदान हुई, और ये पीआईओ कार्ड 15 सितंबर 2002 को दिया गया। पीआईओ कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से 15 वर्षों तक, ध्यान देना, 15 वर्षों तक बिना वीजा के भारत आ सकता है। भारत में आने की तिथि से 180 दिनों तक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराने की छूट दी गई है उसको, और इन्हें भारतीयों के समान आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक सुविधाएं प्राप्त होती है। तीसरा होता है ओसीआई, यानी कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2005। नागरिक संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान किए गए, जब तक उनके गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करता हो। उस आदमी को भी प्रदान किया गया है जब जिस देश का वो नागरिक है वहां दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर दोहरी नागरिक है, वो नागरिकता मान्य करता है, तब भारत सरकार द्वारा सीमा पारी नागरिकता का प्रारंभ वर्ष 2005 से किया गया है। यानी भारत सरकार द्वारा सीमा पारी नागरिकता का प्रारंभ कब से किया गया? 2005 से, और पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, क्योंकि देखो क्या है, भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिक प्रदान करने के प्रावधान किए सभी देशों को, लेकिन किसको छोड़कर? पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, ठीक है बेटा। चलो अब लास्ट में थोड़ा सा है, एक अच्छी चीज पढ़ते हैं, नागरिकता संबंधी विवाद। ये विवाद कहां से जन्मा? नागरिकता संबंधी विवाद। बड़ा अच्छा लाइन मिला। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री 13वां लोकसभा का जो चुनाव हुआ था सन 2004 में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने की संभावना 13वीं लोकसभा, जब 2004 में मनमोहन सिंह जीते थे, 13वीं लोकसभा में इस विवाद को जन्म हुआ, और तभी ना सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री ना बन के मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाई। और इस पर एक लाइन तुमको सुनाते, तुम लोग बहुत बार सुनाए थे और सुनाते भी हैं, कि किसी ने कहा कि भारत कैसा देश है, तो बताया गया कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें 80% हिंदू आबादी है, उसके बावजूद भी वहां एक क्रिश्चियन महिला उस देश के संविधान में मतदान से विजयी होकर एक सिख को पद सौंपती है, और उस सिख को शपथ कौन दिलाता है? एक मुस्लिम। क्योंकि उस समय राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, और प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह जो एक सिख थे, और जीता भारी मतों से विजयी कौन हुआ? कांग्रेस की सोनिया गांधी, ठीक है। बड़ा अच्छा चीज था। तो सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना से 13वीं लोकसभा इस विवाद को जन्म दिया कि पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से नागरिकता अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति भारत के उच्चतम संवैधानिक पद पर आसीन हो सकता है या नहीं। भाई उच्चतम पद यानी प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने वाली थी, लेकिन सोनिया गांधी को नागरिकता कैसे मिली? आप थोड़ा दिमाग लगाओ। पंजीकरण के माध्यम से। क्यों? विदेशी महिला किसी भारतीय से शादी करती है तो उसको स्वतः की नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। यदि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति, ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा चीज में मिला, यदि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति विशेष सेवा, विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य से संबंधित है, तो भारत सरकार सभी शर्तें हटा सकती है। उदाहरण में अदनान सामी, अभी हाल ही में अदनान सामी को पाकिस्तानी जो थे उनको भारत की नागरिकता दी गई है, ठीक है ना। नागरिकता संशोधन बिल, ये लास्ट थोड़ा सा है, सुन लो।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी, इसके बारे में बहुत ही किसी बड़ा डिफिनेशन अच्छे से तुम लोग समझाऊंगा, थोड़ा सा समझ लो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी 2019 को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ध्यान दीजिएगा, कि गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिक प्रदान करने के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी। इसका मसौदा दोबारा तैयार किया गया था, क्योंकि 16 में पहली बार प्रस्तुत किया जा चुका था, और नया विधेयक नागरिकता कानून बनने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तानी के अल्पसंख्यक, यानी वहां पे अल्पसंख्यक, वहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है, तो मुस्लिमों को छोड़कर जितने जो बच गए वो सब अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, ठीक है, समुदाय को 12 वर्ष के बजाय 6 वर्ष भारत में गुजारने और बिना उचित दस्तावेजों को भी भारतीय नागरिकता प्रदान किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो जितना हो चाहिए था उतना मैंने कंप्लीट किया, और हमको नहीं लगता इससे बाहर की नागरिकता है। ठीक है ना, तो बढ़िया से नोट्स बनाओ और बढ़िया से रिवीजन करो। ठीक है, फोटो खींचो इसका बेटा। तब बच्चों ठीक लगा? दिए तो हैं, बहुत कुछ दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है ना, जितना चाहिए कंप्लीट कर दिए, बहुत है, तैयार कर लो, इससे बार कुछ है नहीं। फिर हम परसों या नरसों तुम लोग को वीडियो देते हैं। ठीक है ना, खूब अच्छे से पढ़ो बेटा। चलो एक लाइन सुना दे, हैं सुनाएंगे नहीं? सुना है, चलो सुना देते हैं। पता नहीं सुनते हो कि नहीं सुनते हो तुम लोग, हम अपना काम कर देते हैं। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके, जाओ।